हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे CT1 एडवांस। आई होप कि आपने ये पेपर अच्छा किया होगा, बिकॉज अगर देखो पेपर तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मैक्सिमम, कुछ एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ओवरऑल पेपर हम लोग करने लायक था। ऐसे क्वेश्चन थे कि जो है डायरेक्ट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं पेपर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए। तो पूछा गया इन्होंने पूछा गया है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन A and B आर प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. Photon B has its wavelength in the UV region. If the photon A has the less energy than photon B, then the photon A may belong to which region of the electromagnetic radiation? ये सिंपल सा प्रॉब्लम आपके सामने है। आपको बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वेवलेंथ कहाँ पे लाइज करता है। तो सिंपल सा हम लोग को एक तो ट्रिक दिया जाता है विबग्योर, जो विजुअल रीजन रहता है। इससे आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ कौन सा पहले आएगा। अब विबग्योर से पहले यूवी आता है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, खतरनाक रेज होती है। तो ऑब्वियसली है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा, वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा। इधर आएंगे तो रेड से इंफ्रारेड बनता है। एटलीस्ट ये तो याद रखा जा सकता है, यूवी के बीच में विजुअल रीजन और विजुअल रीजन से पहले आप बाद में इंफ्रारेड। तो इधर से इधर अगर आप जाओगे तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो डिक्रीज होगा और लेमडा यहां से यहां इंक्रीज होने वाला है। हमसे क्या पूछा गया है कि कोई फोटोन है A हैज लेस एनर्जी देन B. B कहां लाइज कर रहा है? तो B के बारे में बोला गया है कि B हैज इट्स वेवलेंथ इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन. B जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में है और A हैज अ लेस एनर्जी देन फोटोन B. तो इन दैट केस इसको इस साइड में रहना पड़ेगा, इस साइड में रहना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अब देखो, तो अगर मैं बात करूं किस केस के लिए, ये A के लिए, ये हैव लेस एनर्जी देन B. तो कौन कौन सा रीजन हो सकता है? एक तो ये विजुअल हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, या हम लोग रेडियो वेव की बात करते हैं बिकॉज वो विजुअल रीजन के बाद ही लाइज करता है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इसमें? देखो, एक तो विजुअल हो जाएगा। ए के लिए अगर मैं बात करूं कि ए अगर विजुअल रेंज में लाइज करेगा तो इसका जो एनर्जी है फोटोन बी से कम होगा। उसी तरीके से इंफ्रारेड, अब इधर से जा रहे हो तो लेमडा बढ़ रहा है और एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज होगी। इधर से इधर आते हो तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो विजुअल, इंफ्रारेड और क्या हो सकता है? रेडियो वेव हो सकता है, रेडियो वेव। एक्सरे की बात करें, एक्सरे और खतरनाक होता है, उस साइड में लाइज करता है, राइट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि हाँ जो है ज्यादा एनर्जी वाले थोड़े से जो रेज हैं वो ज्यादा खतरनाक है, जो फोटॉन्स है ज्यादा एनर्जी वाले वो ज्यादा खतरनाक होंगे। यूवी जो रेज है इधर लाइज करेगा विजुअल रीजन के जो है राइट लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लाइज करेगा तो आपका इंफ्रारेड। तो ये सीरीज आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो क्लियरली आप 37 की बात करें तो आंसर A, B एंड C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? 38 देखते हैं। 38 देखा जाए तो इसने बोला गया है कि सूर्य विशेष द इंक्रीज द एवरेज मोलर मास ऑफ गैस सैंपल प्रिपेयर्ड बाई, कोई गैस सैंपल ये प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मोलर मास वो जो है मेजर करना चाह रहे हैं। विशेष टू इंक्रीज द मोलर मास को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। द गैस सैंपल इज कॉन्टेनिंग SO2, जो गैस सैंपल है उसमें SO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है और CH4 प्रेजेंट है। ठीक है, ये गैसेस प्रेजेंट है इन अननोन रेशियो। इनका कोई रेशियो फिक्स रेशियो नहीं है कि किस रेशियो में प्रेजेंट है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज विल द सर्टेनली अचीव दिस, क्या कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? प्रोसेस इन्होंने बताया, एक एक पे हम लोग जो है वर्क करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है इसका जो ओवरऑल मोलर मास है इस मिक्सचर का वो बढ़ाया जा सकता है। हम लोग को ये टारगेट रखना है। पहला ऑप्शन दिया है कि बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, अगर देखा जाए एवरेज मोलर मास का जो हम लोग का एक्सप्रेशन जाता है दैट इज M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा जितने भी। क्या है ये? M1 इज द मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1, M2 इज द मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2, M3 इज द मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 3 एंड N1, N2, N3 इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ देयर मोल्स। अब यहाँ पे आप सम कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर बात है? N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ठीक है, तो अब केस इसमें हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि क्या वॉल्यूम को चेंज करने पे कोई इस एक्सप्रेशन में चेंज आएगा? मोलर मास तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आएगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी तो गैस की उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम चेंज करो या प्रेशर में चेंजेस करो। तो जो है ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम पे तो नहीं डिपेंड होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि किस मेथड से इसको इंक्रीज किया जा सकता है, मुझे इस वैल्यू को इंक्रीज करना। तो अब इसलिए ये वॉल्यूम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है।
वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या बोला जा सकता है, इससे हम लोग नहीं इंक्रीज कर सकते। सिमिलरली आप देखो ऑप्शन बी देखना, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी देखें, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ O2 इन द मिक्सचर। देखो O2 जो मोलर मास से ही डिसाइड किया जा सकता है। इसका मोलर मास है 32, इसका मोलर मास है 64 और इसका मोलर मास है आपका 12 + 4 16। ठीक है, तो बोला गया बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ O2 इन द मिक्सचर। नहीं, अगर आप इसको इंक्रीज करते, इसका मोलर मास अगर इंक्रीज, इसको अगर आप इंक्रीज करते SO2 का परसेंटेज, तब ये पॉसिबिलिटीज थी कि मोलर मास इंक्रीज करता। O2 तो बीच में लाइज कर रहा है ना, इसको अगर आप ऐड करते तो मैं सडनली बोल सकता था कि ये डिक्रीज करेगा। अगर इसको आप ऐड करते हो मैं सडनली बोल सकता हूं कि ये इंक्रीज करने जा रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। हो सकता है 99% यही प्रेजेंट है, और इसकी जगह पे आपने O2 को ऐड कर दिया, तो अब ये केस है कि उस केस में मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। तो आई कैन नॉट से अबाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट। जो बात है सी देखो आप, बाय एडिंग द 0.01 मोल ऑफ SO2 इन इट। अब ये केस है कि आप SO2 का कुछ भी अमाउंट ऐड करोगे, सबसे हाईएस्ट इसी का मोलर मास है, तो ओवरऑल तो मोलर मास जो निकल के आएगा इसका ज्यादा ही होगा, जो मिक्सचर का मोलर मास होगा वो ज्यादा ही होगा। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन डी ऑप्शन में बाय रिमूविंग सम मॉलिक्यूल ऑफ CH4 फ्रॉम इट। अब ये केस है कि आप जो सबसे कम वाला है मोलर मास वाला गैस, उसको आप निकाल दो, राइट। तो ऑब्वियस सा केस होगा कि क्या हो जाएगा कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है, कम वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, तो अब ये सा केस है कि हम लोग देखेंगे कि मोलर मास इज गोइंग टू इंक्रीज। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इस केस में? जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें हम लोग जा सकते हैं सी एंड डी। देख सकते हो, सी एंड डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें बोला गया कि फॉर बेरिलियम 3+ आयन Which of the following statements are incorrect? ठीक है, हम लोग को देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेरिलियम 3+ है, अगर कंसीडर किया जाए बेरिलियम 3+ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लेकिन इसका जो जेड होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, कहां जाएगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, Z = 4। अगर ये आ गया है तो हम लोग इजीली सभी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला इन्होंने मेंशन किया है आयोनाइजेशन एनर्जी, मुझे चाहिए इनकरेक्ट, ध्यान रहे हमको चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन ए का। तो देखो क्या हो जाएगा, 13.6 आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा 13.6 Z² हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 13.6 × 60 हो जाएगा ना, Z² 16 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, आप कैलकुलेट करना 122.4 से तो ज्यादा होगा। ऐसे ही 16 × 10 160 क्रॉस कर जा रहा है। तो अब ऐसा केस है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इनकरेक्ट पूछा है, हम लोग ए ऑप्शन को ले जा सकते हैं। अच्छा, बी को कंसीडर करते हैं, ऑप्शन बी को। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -108.8। पोटेंशियल एनर्जी की बात किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ये जो फैक्टर होगा डबल हो जाता है, हम लोग को पता है -27.2 Z²/n²। ठीक है, -27.2। ठीक है, तो Z की जो वैल्यू है वो तो हम लोगों ने बोला 4 है, तो ये हो जाएगा 16। n² की वैल्यू, n की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, तो n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो इसको 4² के फॉर्म में ही रखो तो आसानी रहेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2² हो जाएगा, तो -27.2 × 4, हाउ मच यू विल गेट? दिस वैल्यू यू विल गेट -108.8। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस वन। सी में देखा जाए तो सी के केस में बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ is the half of the frequency of the revolution of electron in the ground state of hydrogen। देखो आप इक्वेशन याद रख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली कर सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, टाइम पीरियड का 1/t हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम का होता है 2πr/v, मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली v/2πr। ठीक है, v/2πr, ये इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एनर्जी का मुझे पता है Z² यानी वेलोसिटी हुआ Z/n। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, Z/n²/z, यही होगा n²/z। इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाह रहा हूँ, और भी अब इसमें आएंगे फैक्टर, मैं उस फैक्टर को कंसीडर कर रहा हूँ जो इस पे डिपेंड करेगा, n की। ठीक है, तो Z की जो वैल्यू है बेरिलियम के लिए वो हम लोगों ने मेंशन किया, दैट इज 4, तो 4² यानी कि 16। n की वैल्यू है फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड ऑर्बिट, और दैट इज आल्सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओनली। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 क्यूब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 2 आएगा, हाफ नहीं होगा, डबल होगा इस केस में। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में केस में रखते हैं तो Z1 होता है, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1/2 होता है, तो 2:1/2 यानी कि 4 का रेशियो ऑलमोस्ट आ रहा है, तो C इज ऑल्सो इनकरेक्ट। उसी तरीके से ऑप्शन डी हम लोग देखें तो इसमें क्या कंसीडर किया गया है, बोला गया कि सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये केस है, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल आपको दिखाना है, यानी कि 2 से 3 ले जाना पड़ेगा तभी होगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो Z² हो गया आपका 16, इसको आप लिख लो 1/2² माइनस 1/3²। इसको आप कैलकुलेट करोगे ये नियर बाई 190 के आसपास में, 193 के आसपास में वैल्यू देगा, यहाँ पे ये कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम लोगों से इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो ए एंड सी आर इनकरेक्ट, हम लोग ए और सी ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, आईपैक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेम, ठीक है। यहाँ पे उसका कॉमन नेम दिया हुआ है। कॉमन नेम में देखिए पहला वेल फेमस कंपाउंड जो कि पिक्रिक एसिड है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। दिस इज करेक्ट। हम लोग को देखना है कि विच इज द नेम इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी के केस में देखना तो बी में इन्होंने कंसीडर किया हुआ है ये कंपाउंड COOH, यहां पे OH, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लें तो सी में हम लोग ये जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ OH अटैच्ड होगा इसको नेम दिया जाएगा फिनॉल। कॉमन नेम विच एक्सेप्टेड बाई आईपैक, तो आज के डेट में आईपैक में भी यूज किया जाता है। सी इज ऑल्सो करेक्ट। सिमिलरली डी की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज द थैलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड 1,2 पोजीशन पे, इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड भी होता है, आगे हम लोग उसमें पॉलीमर में भी देखेंगे। टेरिथैलिक एसिड होता है जब ये COH 1,4 पोजीशन पे रख दो, इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। और वैसी को अगर COH को 1,4 पोजीशन पे रख दिया जाए तो इसको पढ़ा जाएगा टेरिथैलिक एसिड, यानी कि ये करेक्ट है। डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। वी कैन गो फॉर ऑप्शन A, B, C, D, दिस 4 ऑप्शन आर करेक्ट। सिमिलरली देखो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपैक नेम इज करेक्ट। यहां पे इन्होंने कॉमन नेम दिया था। 41 में हम लोग को देखना है कि इन विच केस द करेक्ट आईपैक नेम इज देयर। कैसे देखना है ये देखो आप ध्यान से, CONH2 यहां पे CN है, ठीक है। अब कैसे इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एसिड डेरिवेटिव पहले आएगा, ऑब्वियस सा केस है 1, 2, 3, तो इसको पढ़ोगे आप 3 साइनो। अब देखो यहां पे बात ये फंसती है, या तो इसको आप बेंजीन कार्बोक्सामाइड कॉल कर सकते थे या बेंजामाइड कॉल कर सकते थे। क्या मैं बोल रहा हूं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड बोलना, या इसको बेंजामाइड बोलना, दोनों करेक्ट है। बिकॉज देखो बेंजो से नेम आया ना, 2 वैलेंस, जब 3 वैलेंसी फ्री हो जाती है तो उस रिंग को हम लोग बेंजो बोलते हैं। तो यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन को हटा के ग्रुप अटैच है ना, तो बेंजो प्लस अमाइड बेंजामाइड बना हुआ है। क्लियर बात है, तो दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं होंगे, बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करेक्ट दिया हुआ है, क्या इन्होंने मेंशन किया है 3 साइक्लो बेंजीन अमाइड, बेंजीन अमाइड नहीं होगा। अगर ये लिखा रहता बेंजामाइड तो मैं करेक्ट कर देता, या बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी लिखा रहता तब भी करेक्ट होता। यहां पे इन्होंने दिया हुआ है बेंजीन अमाइड, दैट इज इनकरेक्ट। ए कैन नॉट बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में ये COCl रखे हुए, सेम कहानी इसके साथ भी जुड़ी हुई है कि अगर मान लो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, 3 वैलेंसी फ्री है, तो इसको मैं लिख क्या सकता था, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। एक तो नेम इसका ये जाता बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, और एक पैरेलली और एक नेम जा सकता है, इसको बोल सकते हैं बेंजो प्लस आइल, तो हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या इन्होंने इनमें से कोई नेम दिया हुआ है? देखो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, यस दे हैव गिवन दिस वन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बी इज करेक्ट। सी की बात करें, देखना जब इन दोनों में सेलेक्ट करना होगा तब आप इसको ले लें, बिकॉज दिस इज एज पर आईपैक, ठीक है। ये कॉमन नेम था जो कि आईपैक में जगह बना लिया, लेकिन ये मोर एप्रोप्रिएट होगा अगर दोनों में सिलेक्ट करना होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। यहां लास्ट केस देखो, इसके केस को देखो, यहां पे क्या है, दिस इज आवर आई थिंक एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये इस रिंग के साथ अटैच्ड है, ये हमारा हो जाएगा फिनाइल
फिनाइल बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट, दोनों पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सही है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी की बात कर ले तो डी में मेंशन किया हुआ है, देखो आप, एसिड एनहाइड्राइड दिया हुआ है। मैंने बोला था कि जब भी एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग आप करो ना, तो इसके जो पेरेंट एसिड है जिससे ये बनाया गया होगा उसको आप पहले लिख दो। इससे बनने वाला जो एसिड होगा जिससे ये बना होगा, उस एसिड को जहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, उसको ब्रेक करके आप OH लगा दो, तो जो पेरेंट एसिड है वो जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आती है? जहां पे ऑक्सीजन था मैंने उसको ब्रेक किया, इस एक को OH यहां पे दे दिया, एक को OH इसको दे दिया। अब जो इनका नेमिंग जाएगा, सिंपली जैसे हम लोगों ने एसिड का नेमिंग किया था वैसे ही कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड और ये हो जाएगा क्या, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो एसिड नहीं लिखना है, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक हो गया और फिर आपको क्या लिख देना है, सेकेंड वाले एसिड का नाम दैट इज एथेनोइक, और एसिड की जगह पे आपको रख देना है दैट विल बी एनहाइड्राइड। सही है बात, दैट विल बी एनहाइड्राइड। तो जो है क्या इन्होंने नेम दिया है, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वी कैन गो फॉर द ऑप्शन बी सी डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42 क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा दिया गया था, अगर हम लोग को देखना है आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, तो इस केस में मैंने बोला था या तो वो इथाइल अल्कोहल हो, यानी कि इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप रहे, या मिथाइल कीटोन का केस हो जाए, इस तरीके से हो जाए। मिथाइल कीटोन इसलिए बोलते हैं, मिथाइल एक साइड हो गया, इस साइड में R ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे मिथाइल होना जरूरी है। तो ये दो ग्रुप किसी में अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे खासकर हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन है, तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। अब 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करें। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, तो CH3C+O मिथाइल कीटोन है, अगर देखो आप ध्यान से तो मिथाइल कीटोन इसमें बना हुआ है, यानी कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मुझे आयोडोफॉर्म के लिए यही चाहिए, दिस इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन, ये दिया हुआ है CH3CONH2, ठीक है, यहां पे नहीं है, टेस्ट देगा नहीं होगा बिकॉज ये NH2 ग्रुप है, इसको हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट आप देख लो सी ऑप्शन में, तो सी के केस में कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बना रहा हूँ, रिवर्स करके बना रहा हूँ, तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ना, ये है इसमें, बिल्कुल है। तो यहाँ देखेंगे कि ये अमाइड क्यों नहीं रिएक्शन देता है या एस्टर क्यों नहीं रिएक्शन देता है, ये सभी क्यों देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप का प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है, ये सभी मैकेनिज्म के में डिस्कशन का पार्ट बनेगा। अभी कुछ आपको रिएक्शंस थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और जैसे ही मैकेनिज्म में आओगे तो उसको ज्यादा डिटेल किया जाएगा विथ मैकेनिज्म, चीजें और ज्यादा आसान होती जाएंगी आपके लिए। तो जो है सी इज करेक्ट, सी ऑल्सो गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसी तरीके से डी ऑप्शन देखें हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है CH3C+OH, करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो, ये ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट है, डी इज ऑल्सो गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो A C D विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखते हैं 43, ठीक है, 43 का केस आप देखना क्या बोला है, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = 5 टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी कि n = 1 पे जंप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन द बार्मर सीरीज, यानी कि आपका जो n फाइनल है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या 2 में नहीं एंटर करना चाहिए। तो क्या देखा जा सकता है, 5 से आप 4 में आ सकते हो, फिर 5 से 3 में आ सकते हो, और 5 से 1 में आ सकते हो, 2 में आप एंट्री नहीं मारोगे, ठीक है। तो ये 3 लाइन यहां से आ गया। 4 से देखते हैं, 4 से 3 का लाइन एक बन सकता है, 3 से 2 नहीं, 4 से 2 नहीं जाओगे आप 4 से 1 जाओगे, ठीक है। अब 3 से क्या बात करेंगे, 3 से 1, यही तो लाइन पॉसिबल है, 2 वाले हटा दिया गया, तो 3 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, तो कितने हो जाएंगे टोटल, देख लो आप, 6 लाइन आर पॉसिबल। तो 43 के केस में आंसर हो जाएगा आपका 6 लाइन आर पॉसिबल। देन 44, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, बोला गया है व्हाट इज द पावर ऑफ द लाइट सोर्स एमिटिंग this much photon, number of photon they have given, that is 3 × 3.1 ×
0.25 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा होता है, एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है दैट इज इक्वल टू NSC बाई लेमडा। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन, h इज द और प्लैंक कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। यहाँ पे आप नंबर पता है दैट इज 3125 इंटू 10⁻19। अच्छा, एक चीज किया जा सकता है, SC बाई लेमडा के लिए इन्होंने कुछ हम लोग को हेल्प मिला है। SC की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रहे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एंगस्ट्रॉम। अब लाइट का इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज 620 नैनोमीटर, इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दोगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड में आएगा, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा जूल में। तो क्या करोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, और यहां से अगर इसको सॉल्व करते हो तो नियर बाई वैल्यू ये 10 आपको दे देगा। ठीक है, 44 के केस में 10 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 45, फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला गया है, द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 2 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया है तो जो मोलर मास होगा 17 हो जाएगा, CH4 1 मोल ऑफ CH4 एंड 2 मोल ऑफ अननोन गैस, जिसका मोलर मास हम लोग को निकालना है। तो अब ऐसा कैसे कि एवरेज मोलर मास का पता है हम लोग को M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 एंड सो ऑन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा देखो इस केस में क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ अमोनिया यानी कि 2 इंटू 17, क्लियर है बात। 1 मोल ऑफ CH4 यानी कि 1 इंटू 16 जाएगा यहाँ पे CH4 के केस में, देन 2 इंटू अननोन गैस M मैं मोलर मास मान लेता हूँ, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। हाउ मच यू विल गेट, दैट विल बी 200। इसको 34 लिखा जा सकता है, 34 प्लस 16, 34 प्लस 16 हाउ मच विल गेट, दैट विल बी 50 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से आप कर लो M इज इक्वल टू 150/2 दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 75। 75 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है, इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयंस इन द पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, हम लोग को पता नहीं किस एक्साइटेड स्टेट में, इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू 1 नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट बोला जाता है n इक्वल टू 1 को, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है n इक्वल टू 2 को। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए आप क्वेश्चन में, देन इट इज प्रोड्यूस मैक्सिमम 21 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, देन इलेक्ट्रॉन वेयर प्रेजेंट इन विच स्टेट, मींस जब ये n इक्वल टू सम फाइनल स्टेट से n इक्वल टू 2 में आ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इन दैट केस टोटल 21 लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन जाता है, डेल n डिफरेंस होता है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का, और डेल n इंटू डेल n प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 21, जो कि अगर सॉल्व किया जाए तो डेल n इंटू डेल n प्लस 1, अब क्वाड्रेटिक बनाने मत बैठना आप, ठीक है, 42 आ रहा है, तो 6 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन है, तो डेल n क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जो है डेल n प्लस 1 7 हो जाएगा। अब ऐसा केस है कि डेल n की वैल्यू क्या है, n माइनस 2, फाइनल मैंने मान लिया था n और इनिशियल मान लिया था n, और ये फाइनल स्टेट 2, n माइनस 2 इक्वल टू 6 दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 8, दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन क्वेश्चन नंबर 47 क्या मेंशन किया है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट in an organic compound by Zeldal method, the ammonia evolved from 0.15 gram of compound in the Zeldal estimation of nitrogen, neutralize 10 ml of 1 molar H2SO4, find the percentage of nitrogen in the compound। देखो हम लोग थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने एक वे बताया था, मेथड फॉर्मूलेज वगैरह आए थे, बट मैं बोलूँगा कि इसमें आप सिंपल सा अप्रोच रखो जो आप जो है कैलकुलेशन के लिए रखते हो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। क्या होगा, देखो अमोनिया का मुझे पता करना है, अमोनिया का जैसे ही अमाउंट पता चल जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे नाइट्रोजन के बारे में अमाउंट पता किया जा सकता है। तो अमोनिया कैसे पता किया जा रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा ये फॉर्म कर लेगा अमोनियम सल्फेट। ध्यान रहे इसको आपको बैलेंस करना होगा बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्ट करेगा। अब सिंपल सा रिएक्शन बैलेंस है, तो H2SO4 जो इसके साथ रिएक्ट किया है वो 10 ml ऑफ 1 मोलर है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 10 मिलीमोल्स। अच्छा 10 मिलीमोल्स अगर H2SO4 रिएक्शन में गया होगा तो अमोनिया कितना रिएक्ट किया होगा, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है अमोनिया के साथ।
जनरली क्या होता था, H2SO4 अगर बचता था तो उसको KOH के साथ ट्रीट कर दिया जाता था। तो वहां पे हम लोग को एग्जैक्ट मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 निकालना रहेगा जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट। मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं किसी तरीके से फाइंड आउट करूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया। अगर ये पता चल जाएगा, जस्ट हम लोग डबल करके मिलीमोल्स निकाल देंगे अमोनिया का, और अमोनिया का जैसे पता चलेगा नाइट्रोजन का मास पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ 10 मिलीमोल्स रिएक्ट हुआ है, कितने 20 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है 20 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा अब बात करते हैं इसमें जो है अमोनिया के मोलर मास को ले, ठीक है 20 मिलीमोल्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ मोल्स। अच्छा मोलर मास की बात हुई तो मैं 17 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है 17, बिकॉज हम लोग वेट निकालना चाह रहे हैं अमोनिया का। अच्छा इसको अगर मैं कंसीडर करूं, एक अमोनिया में एक जो है हम लोग का नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको मैं 17 से डिवाइड 14 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या सिंपली जितना ऐसा मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इतने मोल्स ऑफ अमोनिया आया हुआ है, तो इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा, तो डायरेक्टली मैं 14 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया, आसान हो गया। ये कितना है, नाइट्रोजन का वेट आ गया आपका, नाइट्रोजन का वेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, आपको परसेंटेज निकालना है, ये कर लो 100। बहुत सिंपल सा केस है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस चाहिए, सिंपल सा केस है, इसको आप कर लो तो जो है 4 जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दे देगा आपको 56। डायरेक्ट ऐसे जेईई मेंस ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 48 वंस अगेन एक जो है हलवा प्रॉब्लम है, ड्यू हम लोग 2 जगह प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। आप देख लो स्ट्रक्चर देख लो, सिंपल सा केस है। इस केस में क्या करना है आपको, सिंपली देखना है कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू क्या हो जाएगा इस केस में, जब स्ट्रक्चर दिया रहे तो आपको सिंपली काउंट कर लेना नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये आपको बता देगा कि कितना ड्यू है कंपाउंड के लिए। तो रिंग अगर देखो तो इन दैट केस 3 बेंजीन रिंग साइड में है और एक मिडिल में है, तो 4 ये रिंग प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड ध्यान से आप काउंट करना, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं, तो ईच रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, तो 4 × 3 12 हो गया, और अलग से जो है आपका 6 है, तो जो है 18 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 22 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ मूविंग टू 49, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। बोला गया कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आर पॉसिबल फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉन। सिंपल सा थोड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। नॉन इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे पोजिशनिंग कर दो, क्या क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है हेप्टामिथाइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेप्टामिथाइल। अब इसमें बताना है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। आप एक तो क्लोरीन लगा के कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली देखो कि कहाँ पे मुझे डिफरेंट मिलेगा, ऐसा ना हो रिपीट करना शुरू कर देना। मान लो यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन कराऊंगा तो एक प्रोडक्ट आएगा मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर मैं करा के देखता हूँ तो सेम प्रोडक्ट आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे जाया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये अलग प्रोडक्ट देगा, यहाँ से अलग प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे सिमिलरली बात करूँ तो एक प्रोडक्ट आएगा। यहाँ मत करा देना, यहाँ पे कंसीडर करोगे तो ये सेम प्रोडक्ट ही होगा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, इसको आप करा सकते हो 4 हो गया, यहाँ पे जा सकते हो 5 हो गया, इसको कराया जा सकता है 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाला है कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे, और ये लास्ट से, ठीक है। 49 के केस में और भी देखें हम लोग, और भी कुछ डिफरेंस आ सकता है इसमें, ठीक है। कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज करेक्ट ऑप्शन, 8 इज करेक्ट आंसर। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे कराओगे तो फिर इसको रिपीट कर देगा, यहाँ पे कराओगे तो इसको रिपीट कर देगा, इसके बाद जितने भी आएंगे वो रिपीट करते हुए आएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट टोटल विल बी। अगर इससे आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हो तो ड्रॉ करके देख लो, लेकिन 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आप जो है कम से कम 2 से 3 मिनट जो है करोगे वेस्ट। इससे अच्छा है कि आप इस तरीके का अप्रोच रखो, फाइंड आउट करो वो पोजीशन जो केमिकली डिफर करे, जहां पे मैं अटैच कराऊं कोई ग्रुप तो ऐसा कोई भी मतलब एक स्ट्रक्चर जनरेट करे जो रिपीट ना करे, ठीक है। सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं अब हम लोग। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया कि इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन 250 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 141 mg ऑफ AgBr, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। सिंपल सा केस है, आपको पता करना है कि इस केस में कितना ब्रोमीन का मास है। कैसे पता किया जाएगा, तो 141 AgBr का दिया हुआ, तो
इसका मैं यूज करके नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकता हूँ, कितने AgBr के मोल्स होंगे। क्लियर सी बात है। अब एक मोल्स AgBr में एक मोल ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो अब ऐसा कैसे कि जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स आप उसके देखोगे ब्रोमीन के, इसके ब्रोमीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 80 डिवाइड बाई दैट इज 250 mg। ध्यान रहे ये सभी mg में था तो मैंने चेंज नहीं किया, 250 को mg में ही रख देते इंटू 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करते रहना, देखना आंसर विल बी 24 फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो 24 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। देख लो क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए। इन क्वेश्चन नंबर 51 देखे आप, इसमें क्या बोला है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन बोला है क्या, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड इट क्वांटम नंबर। बेसिक डिफिनीशन है और इसके बेसिस पे मेंशन किया हुआ है 3 डिराइव फ्रॉम द स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर 3 जो डिराइव होते हैं स्क्वाड्रेंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है डिराइव होते हैं। तो वो चीज़ें हैं लेकिन उससे रिलेटेड उतना ज़्यादा इसमें इसका जो है एप्लीकेशन नहीं है जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है। लेकिन देखो क्वेश्चन 51 में क्या बोला है, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसका टोटल स्पिन वैल्यू है +3 और -3, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकता है, वी डोंट नो। देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। ये कैसे निकाला जाएगा, तो ये सिंपल सा केस है, कैसे पता किया जाएगा। देखो इसका स्पिन जो वैल्यू है टोटल स्पिन वैल्यू +3 या -3 हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 6। तभी तो पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी 6। अब जैसे ये पता चल गया आप निकाल दो, n इंटू n प्लस 2, 6 इंटू 8 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 48। 7 के जो भी क्लोज वैल्यू होगा है कोई वैल्यू, हाँ 6.93 है। वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, +3 स्पिन वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर मान लो कि सभी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आइदर प्लस या माइनस हाफ या माइनस हाफ, उसके बेसिस पे +3 या -3 हो सकता है। बट यहाँ से मुझे यही आइडिया निकल के आ रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस डी ब्लॉक एलिमेंट इज 6। उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आसान प्रॉब्लम है, हलवा प्रॉब्लम है। क्या बोला है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 h बाई, ठीक है, इसकी वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है √3 h बाई पाई। ये जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि बनाए जा सकते थे आराम से। ऐसे कर लो आप, इसको स्क्वायर कर लिया जाए, थोड़ा सा आसानी मिल जाएगा। L इंटू L प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो L की वैल्यू हो जाएगी 3। तो L की वैल्यू अगर 3 होता है तो इन दैट केस किस ऑर्बिटल को डिनोट करेगा, L इज इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल एंड L इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू f ऑर्बिटल। ठीक है, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल इन द स्पेस, सिंपल सा केस है, 2l प्लस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l प्लस 1, तो 3 रखोगे सेम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ही तो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। L क्या दिखाता है, शेप कैसा होगा ऑर्बिटल का, और उससे रिलेटेड जो ml निकल के आता है किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो 7 आता भी है, 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं फॉर द केस ऑफ f ऑर्बिटल। तो ये तो रहा 52। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, दैट इज बेस्ड ऑन द रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोन। बहुत सिंपल सा इन्होंने पैसेज दिया हुआ है, आप एक बार पैसेज पढ़ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए हाँ किस तरीके से रिएक्शन कराया गया था। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें बहुत कुछ सोचने लायक नहीं रहता है। इसमें सिंपल सा हम लोग को डबल बॉन्ड ब्रेक करना रहता है और इन दैट केस आपको आंसर तक ये इजिली पहुंचा देगा। क्या दिया हुआ है, पहला केस देखना आप, C8H12 जिसको 2 रिएक्शन से हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। एक इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के बाद पता चला इनको ओनली 1 डाइएल्डिहाइड फॉर्म किया, जो डाइएल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना, डाइएल्डिहाइड है। और जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो ये दे रहा है निकल, देखो आप निकल के साथ में हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो ये दे रहा है वाई को जब हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो अब देख रहे हैं हम लोग कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज फॉर्म, 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब 1 बाई 1 ऑप्शन कंसीडर करना, क्या फर्स्ट ऑप्शन को अगर कंसीडर किया जाए, बिकॉज देखो इस केस में हम लोग ऑप्शन से ही जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता है। ओजोनोलिसिस वाले जो भी क्वेश्चन है हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। अगर यहाँ मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ
तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ ये तो एल्डिहाइड नहीं देने जा रहा है, ये वाला पोर्शन कीटोन फॉर्म करेगा और ये भी कीटोन, मतलब कीटो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। मैं बोलना का मीनिंग यही है कि कीटो ग्रुप भी रहेगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा, मुझे डाई एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देख लेना ये जो ऑप्शन होगा ये सेकेंड रूट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन ये वाला अगर केस कंसीडर करें हम लोग दिस वन, तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो डाई एल्डिहाइड ही फॉर्म करके आएगा, 2 डाई एल्डिहाइड फॉर्म करके आएगा। प्रोडक्ट में बना दूं एक बार, सिंपल सा क्या करना रहता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है, ऐसे 2 मोल्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसके अनदर रिएक्शन को समझा जाए तो हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये आएगा डाइमिथाइल हेक्सेन, क्लोरीनेशन कराया जाए तो ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया, ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। तो बिल्कुल 53 के केस में वी कैन गो विद ऑप्शन बी, बी विल बी करेक्ट। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1, क्या मेंशन किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ग्लाइऑक्सल ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो मैं बोलता हूं इस केस में आप ध्यान रखो कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म बाद में देखा जाएगा, उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, विदाउट उसके तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना चाहते हो आप डिटेल तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये CHO, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये बन रहा है बेंजीन के केस में 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन ये हो गया। बी की बात कर ले तो बी के केस में साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, क्या इसको ग्लाइऑक्सल बोला जाएगा? नहीं, ये तो ग्लाइऑक्सल नहीं है, तो फिर है क्या, ये पता करना इसकी नेमिंग क्या होगी। ग्लाइऑक्सल तो नहीं है, ग्लाइऑक्सल इसको बोलते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सल। अदर के केस में आप प्रोडक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। एसिटिलीन का केस है, एसिटिलीन में भी अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया जाए इट इज गोइंग टू गिव डाइएल्डिहाइड मींस ग्लाइऑक्सल, इट इज गोइंग टू गिव ग्लाइऑक्सल। तो एक यही आ रहा है ऑप्शन बी वाला, तो बी कैन नॉट गिव ग्लाइऑक्सल ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।